गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राइवल करियर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 10th के ओलंपियाड्स, NTSC और सारे एग्जाम जो आप 10th क्लास में दे सकते हो। पहले हम NCERT के सभी टॉपिक्स को यहाँ पे लिखेंगे और उसके बारे में फिर बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका NCERT में फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट चैप्टर जो दे रखा है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, ठीक है। और दूसरा जो चैप्टर दे रखा है आपके वो है एसिड्स बेस एंड साल्ट्स, अम्ल, क्षार और लवण। एंड तीसरा जो आपका टॉपिक है NCERT का वो है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। और फोर्थ नंबर का जो चैप्टर है आपका वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन और उसके यौगिक। पांचवें नंबर का जो आपका टॉपिक है, चैप्टर है, वो है पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ये आपका फिफ्थ नंबर का टॉपिक है। और ये पांचों जो शुरू के NCERT के चैप्टर्स हैं वो सबके सब आपके आते हैं केमिस्ट्री में। ये सबके सब आते हैं आपके केमिस्ट्री में। ये हो गई आपकी केमिस्ट्री 1 to 5। अब हम आगे देखते हैं बायो और फिजिक्स के, ठीक है। तो मैं ये रफ कर देता हूं। सिक्स नंबर का जो चैप्टर है आपका वो है बायो प्रोसेस। एंड सेवंथ नंबर का चैप्टर है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड एट्थ नंबर का जो चैप्टर है आपका वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। एंड नाइन्थ नंबर का चैप्टर है आपके हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये आपके चार चैप्टर बायोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। जैव प्रक्रम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब नियंत्रण और समन्वय। एंड एट्थ नंबर का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं। एंड नाइन्थ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, वंशागति और इवोल्यूशन। इसके साथ जो 10th नंबर का चैप्टर है इस NCERT का नेक्स्ट वो है लाइट में रिफ्लेक्शन
एंड रिफ्रैक्शन। एंड 11th नंबर का चैप्टर है आपके ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। और 12 नंबर का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड 13 नंबर का चैप्टर है आपके मैग्नेटिक इफेक्ट आपको दिख रहा होगा आई होप। ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है जी। प्रकाश, रिफ्लेक्शन, परावर्तन, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, ह्यूमन आई, मानव आंख और रंग बिरंगा संसार। एंड 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड 13 नंबर का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं हम 13 के बाद 3 चैप्टर और हैं आपके 14, 15 एंड 16। देखो ये आपके जो 4 चैप्टर है, ये जो 4 चैप्टर है 10th, 11th, 12 एंड 13 ये आते हैं आपके फिजिक्स में। ये चैप्टर हो गए आपके फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान। ठीक है जी। और अब ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसमें जो 14वां नंबर का 14 नंबर का चैप्टर है वो है सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिख रहा हूं, इसे इधर नहीं है, चलो नीचे की तरफ लिख देते हैं। आवर इन्वायरमेंट एंड 16 नंबर का चैप्टर है आपके मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है जी। देखो 6, 7, 8, 9 और 14, 15, 16 ये सब के सब चैप्टर हैं आपके बायोलॉजी में। ये किस में है? बायोलॉजी में। ठीक है जी। ये जीव विज्ञान के, और ये जो आपके 4 चैप्टर हैं ये भौतिक विज्ञान के हैं। इनके मैं बताऊं तो ऊर्जा के स्रोत, हमारा वातावरण और नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट। ठीक है जी, व्यवस्था। अगर आपने 9th फाउंडेशन से पढ़ी है तो आपको ऐसा ही चैप्टर 9th में पढ़ने को मिला होगा, मैनेजमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज। ऐसा आपने पढ़ने को मिला होगा, जो बच्चे हमारे हमसे 9th क्लास में पढ़े हैं उन्होंने पढ़ा हुआ है मैनेजमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज। ठीक है जी। तो आपके 10th में चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है जी। और आज हम जो इसमें ये आप बोलोगे सर ये ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड ये फिजिक्स में कैसे हुआ? देखो इसमें सारा थोड़ा सा बायो का भी है। इस वाले में चैप्टर में थोड़ा सा बायो का है। जैसे ह्यूमन आई की जो स्ट्रक्चर है वो किसके अंडर आएगी? बायो के अंदर। तो ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर जो है वो मतलब बायोलॉजी के अंदर आएगी, और बाकी जो उसका मतलब कलरफुल वर्ल्ड है वो भी बायो के अंदर ही आएगा, लेकिन उसके जो
उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर उसका जो मैकेनिज्म है वो सारा का सारा आएगा आपके फिजिक्स के अंदर। ठीक है जी, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं मेनली और उसके जो डिफेक्ट हैं, दोष हैं, वो सारे के सारे फिजिक्स के अंदर आएंगे, और स्ट्रक्चर और जो बेसिक है वो सारा का सारा आएगा बायोलॉजी के अंदर। तो मैं आपको बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान पढ़ाऊंगा, और मैं स्टार्ट करूंगा आज का चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, मतलब वंशागति और उद्ध विकास। अब आप सोचोगे सर यही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, बायोलॉजी में तो बहुत सारे चैप्टर हैं, 3 और 4 5 6 7 चैप्टर हैं, यही क्यों स्टार्ट करना? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या है? इंटरेस्टिंग। आप इसे पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। हालांकि औरों में भी मजा आएगा जब तुम पढ़ोगे तो, लेकिन ये पढ़ोगे तो और ज्यादा मजा आएगा, और आपकी क्यूरोसिटी जो आपके अंदर जिज्ञासा है वो भी जागेगी इसे मतलब पढ़ने के लिए। जब मैं आपको एक लेक्चर, आप इसका एक लेक्चर पढ़ चुके होंगे, तब आप खुद सोचेंगे कि हाँ सर आपने सही चूज किया। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। मैं इसे रफ कर रहा हूं। चलो जी, अब हम स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। देखो हेरिडिटी एक पार्ट होता है, हेरिडिटी एक ऐसे समझो ब्रांच होती है, उसके ऊपर आता है जेनेटिक्स। तो हम जेनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ठीक है जी, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, अनुवांशिकी और उद्ध विकास। तो अब मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, मतलब जो जेनेटिक्स है, देखो ये तो दिख ही रहा होगा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, तो पहले हमें जेनेटिक्स पढ़ना है बिल्कुल। लेकिन जेनेटिक्स में क्या पढ़ेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। पहले आप जो चैप्टर है उसका मैं पोर्शन आपको बता देता हूं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसमें। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट जेनेटिक्स। ठीक है जी, सबसे पहले हम इसकी बेसिक जानकारी पढ़ेंगे जेनेटिक्स के बारे में, ये टर्म किसने दी। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स। सर जेनेटिक्स तो पूरी ही पढ़ेंगे, हाँ जेनेटिक्स पूरी पढ़ेंगे, लेकिन जेनेटिक्स के जो 2 पार्ट हैं जो आपकी एनसीईआरटी में हेडिंग दे रखी है, पहला दे रखा है हेरिडिटी, वो इसी में पढ़ेंगे है ना, और इसका दूसरा पार्ट भी होता है जिसे हम बोलते हैं वेरिएशंस। ठीक है जी, हेरिडिटी को हिंदी में बोलते हैं वंशागति, और वेरिएशंस को हिंदी में बोलते हैं विभिन्नताएं। ठीक है जी, तीसरा हम पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी, मतलब जो भी जेनेटिक्स पढ़ने में आगे, जब जेनेटिक्स हम पूरा पढ़ेंगे तो उसमें जो भी टर्म यूज होंगे, जैसे होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ट्रेट, ठीक है जी, एलील, ये सब टर्म, और भी सारी टर्म है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, वो सारे के सारे हम टर्मिनोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है जी, एंड थर्ड पॉइंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पढ़ेंगे हम इसमें क्या, टर्मिनोलॉजी के बाद पढ़ेंगे हम इसमें सेक्स डिटरमाइनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे हम इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन। एंड फिफ्थ जो हम पढ़ेंगे इसमें, सेक्स डिटर्मिनेशन से पहले देखो एक और चीज आएगी, सॉरी, सेक्स डिटर्मिनेशन से पहले हम पढ़ेंगे मेंडेलिज्म। क्या पढ़ेंगे? मेंडेलिज्म। और फिर पढ़ेंगे हम सेक्स डिटर्मिनेशन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, एक्वायर्ड
एंड इनहेरिटेड ट्रैट्स। ठीक है जी, ये सब हम पढ़ेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के बारे में बेसिक जानकारी। दूसरा अनुवांशिकी के दो पार्ट, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, ये पढ़ेंगे। तीसरा हम टर्मिनोलॉजी, जो भी हमें टर्मिनोलॉजी जो भी हमें आवश्यक होंगे पढ़ने में जेनेटिक्स को, वो सारी की सारी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है जी। और फिर उसके बाद मेंडलिज्म, मेंडलवाद पढ़ेंगे, जो भी मेंडल ने काम किया था। और उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब लिंग निर्धारण। और उसके बाद पढ़ेंगे एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेंस, मतलब उपार्जित और वंशागति, किसकी? ट्रेट्स की। ठीक है जी। अब ट्रेट्स क्या है ये हम पढ़ेंगे किसमें? टर्मिनोलॉजी में। ठीक है जी। मैं इसे रफ कर रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन क्यों कर लेना? क्योंकि नोट करने से तुम्हें पता रहेगा कि हम जेनेटिक्स में पढ़ने वाले क्या क्या हैं। ठीक है जी। और अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट जेनेटिक्स। ठीक है जी। ठीक है जी। अब मैं स्टार्ट करता हूं बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट जेनेटिक्स। तो देखो, जेनेटिक्स जो टर्म है, जेनेटिक्स टर्म गिवन बाय जेनेटिक्स, अनुवांशिकी शब्द किसने टर्म किसने दी थी? डब्ल्यू वैटसन। डब्ल्यू का मतलब क्या है यहां पे? विलियम वैटसन। ठीक है जी। दूसरी मैं बात करता हूं फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये कौन है? जी.जे. मेंडल। ठीक है जी। जी.जे. मेंडल मतलब ग्रेगर जोहन मेंडल, अनुवांशिकी के पिताजी। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक अनुवांशिकी के पिताजी, ये कौन है? डब्ल्यू वैटसन। डब्ल्यू मीन्स विलियम। ठीक है जी। फिर मैं बात करता हूं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के पिताजी कौन है? टी.एच. मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है जी। अब मैं बात करता हूं चौथे पिताजी की, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, ह्यूमन यहां पे ऑब्लेक करके बायोकेमिकल भी कर सकते, बायोकेमिकल। ठीक है जी। फादर ऑफ बायोकेमिकल और ह्यूमन जेनेटिक्स। ये कौन है? ए. गैरॉड। ठीक है जी। तो फादर ऑफ ह्यूमन ऑब्लेक बायोकेमिकल जेनेटिक्स कौन है? ए. गैरॉड। ठीक है जी। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है अबाउट जेनेटिक्स। ठीक है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे क्या? जेनेटिक्स। ठीक है जी। ये नोट डाउन कर लिया, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपको याद होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल एकदम आपके कंठ पे होना चाहिए, ताकि आप कोई भी पूछे तो आप बता सको। ठीक है जी। अब मैं इसको रफ करने वाला हूं। और हम स्टार्ट करेंगे अब।
मैं इसको मिटा देता हूँ चैप्टर हेडिंग को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। आपको पता ही है चैप्टर कौन सा चल रहा है। हाँ ठीक है, हो गया। जेनेटिक्स, ठीक है जी। अब देखो ये टर्म किसने दी, इसके पिताजी कौन है, ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब जेनेटिक्स क्या है ये आप देखो। अब हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है हेरेडिटी और दूसरा होता है वेरिएशंस। वेरिएशंस विभिन्नताएं, ए और आएगा यहाँ पे, वेरिएशंस VARIATIONS विभिन्नताएं, और हेरेडिटी यानी कि वंशागति, ठीक है जी। देखो ये इसके दो पार्ट है, ये आपके 9th चैप्टर में हेडिंग डला हुआ है हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन, लेकिन अब आपको पता चल गया होगा हेरेडिटी किसके अंडर है, जेनेटिक्स, और हेरेडिटी के एक पैरेलल और पार्ट है वो क्या है, वेरिएशंस विभिन्नताएं, ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूं, एक न्यू बेबी की एंट्री होती है किसी भी फैमिली में, तो होता क्या है, सभी बोलते हैं कि इसका जो फोर हेड है, जो माता है वो किस पे गया है, ताऊजी पे गया है, इसकी जो नाक है वो पिताजी पे गई है, इसके जो चिक्स हैं, गाल जो हैं वो माताजी पे गए हैं, और इसके जो कान है वो तो दादी माँ पे गए हुए हैं, ठीक है जी। ऐसे बोलते हैं, मतलब समानताएं, क्या समानताएं बताते हैं आपके फैमिली मेंबर, उस बच्चे की जो आपके फैमिली में है, ठीक है जी। तो इसमें क्या आएंगी, समानताएं, जो आपने सुना है ज्यादातर, ठीक है जी। लेकिन कभी कभी आपने सुना होगा कि ये बच्चा तो पता नहीं यार किस पे गया है, इसकी नाक तो हमारे घर में किसी की नहीं है, ऐसी है, और इसकी आइज तो पूछो ही मत, मतलब पता नहीं किसकी है। तो वो जो विभिन्नताएं हैं, वो जो घर में किसी में नहीं है, वो किस में आती हैं, वेरिएशंस विभिन्नताओं में, वो जो उसमें वेरिएशन आई है, विभिन्नता आई है, वो इस पार्ट में आती है, और जो समानता है वो इस पार्ट में आती है। अब इसको मैं समझाता हूं, जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, ये आपके पेरेंट्स हैं, माताजी पिताजी, ठीक है जी, और ये एक अनबॉर्न चाइल्ड है, ये एक बच्चा है जिसका अभी जन्म नहीं हुआ है, अनबॉर्न चाइल्ड, ठीक है जी। माताजी पिताजी और ये अनबॉर्न चाइल्ड मतलब अजन्मा बच्चा, मतलब ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के समय है, गर्भावस्था के समय, ठीक है। तो अपने माता पिता के लक्षणों यानी कि कैरेक्टर एंड फीचर्स, मतलब अपने माता पिता के लक्षण और विशेषताओं का एक अजन्मे बच्चे में आना ही क्या कहलाता है, हेरेडिटी। और ये जो सारा का सारा है ये कहलाता है आपका हेरेडिटी, मतलब वंशागति। वंशागत हो गए कौन, लक्षण और विशेषताएं। उसके आप देखोगे जो अनबॉर्न जो चाइल्ड होता है, जो न्यू बेबी की एंट्री होती है जब हमारी फैमिली में, जब वो बड़ा होता है तो हम कई बार कहते हैं कि इसकी जो चाल है वो पिताजी से मिल रही है और इसका जो बैठना है वो माताजी से मिल रहा है, तो वो विशेषताएं, ठीक है जी। और लक्षण उसका जो मतलब वो जो शो कर रहा है, वो जो दिखा रहा है आपको, वो जो कैरेक्टर आपको दिखा रहा है वो क्या है, वो भी उसको अपने माता पिता से मिले हुए हैं, और वो कब मिल गए थे, जब उसका जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन कभी कभी आपने सुना है कि ये बच्चा तो किसी पे नहीं मिलता, या उसकी आंखें तो हमारे घर में किसी की नहीं है, ठीक है। वहां तो दादाजी भी मना कर देते, नहीं 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 इसका तो कोई पता नहीं, ठीक है, इसका तो मेरे से कुछ नहीं मिलता, मेरे बाल भी ऐसे नहीं है, ठीक है। तो वो होती हैं वेरिएशंस, क्या, विभिन्नताएं। ये क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड फीचर्स। Difference between character and features in a species. एक ही जाति में लक्षणों और विशेषताओं में अंतर आना, या फिर
डिफरेंस होना, अलग अलग होना, वो क्या है, विभिन्नताएं कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं, विभिन्नताएं। ठीक है जी। अब आप बोलोगे सर ये स्पीसीज कहाँ से आ गया, और सब तो ठीक था, ये स्पीसीज तो नया आ गया है। स्पीसीज कैसे, स्पीसीज को बोलते हैं देखो जाति। ठीक है, जैसे हम सब ह्यूमंस की एक जाति है जिसका नाम क्या है, होमो सैपियन, और ट्राइनोमियल नेमिंग के अकॉर्डिंग क्या है, होमो सैपियन सैपियंस। ठीक है जी, तो उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन एक जाति है, तो उसका नाम क्या है, होमो सैपियंस। ठीक है, और ट्राइनोमियल के होमो सैपियन सैपियन। ठीक है जी। अब मैं बात करूं तो ये जाति, और जैसे कुत्ता बिल्ली है उनकी अलग जाति है, अरे हाँ के ना, उनकी एक अलग जाति है, और शेर है उसकी एक अलग जाति है, समझ रहे हो। तो इन ए स्पीसीज, मतलब एक ही स्पीसीज में, मतलब ह्यूमन से ह्यूमन में, मतलब जो न्यू बेबी एंट्री किया है उसमें जो विभिन्नताएं हैं वो हमसे ही तो होनी चाहिए ना, हमसे ही अलग तो होनी चाहिए वो विभिन्नताएं। ठीक है, कुत्ते से अलग थोड़ी होनी चाहिए, या फिर बिल्ली से अलग थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वो कुत्ते या बिल्ली से तो पहले से ही अलग है, शेर से तो वो पहले से ही अलग है। कैसे, वो दो पांवों पे ही चलेगा। ठीक है, उसकी क्रेनियल कैपेसिटी जो सीसी है वो इतनी है जितनी हमारी है। ठीक है जी, उसके हाथ वही काम करेंगे जो हमारे काम करते हैं, उसके पैर चलने में ही आएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं वो बिल्ली की तरह दौड़ेगा चारों से। ठीक है जी, तो अलग अलग स्पीसीज में यदि डिफरेंस हुआ तो वो वेरिएशन हुई क्या, नहीं, वो विभिन्नताएं क्यों हुई, वो तो है ही, ऑब्वियसली है, लेकिन वो वंशागत जेनेटिक्स में थोड़ी आएंगी। अरे समझ रहे हो। हाँ, बिल्ली की कम्युनिटी में अगर बात करोगे, बिल्ली के माता पिता और फिर बिल्ली की जो प्रोजेनी है उसमें अगर आए, ठीक है जी, उसमें अगर ऐसी कोई, उसमें जो विभिन्नताएं होंगी, जैसे ह्यूमन से ह्यूमन में विभिन्नताएं हो सकती हैं, ऐसे बिल्ली से बिल्ली में हो सकती होगी, मतलब एक स्पीसीज में होनी चाहिए, इन ए स्पीसीज, एक स्पीसीज होनी चाहिए। अरे ठीक है, क्या एक स्पीसीज, ऐसे नहीं अलग अलग स्पीसीज है, क्योंकि अलग अलग स्पीसीज में तो पहले से ही विभिन्नताएं होती है। ठीक है जी। अब हम इसके बाद मैं समझता हूं आपको हेरेडिटी यानी कि वंशागति समझ में आ गई होगी, लक्षण कैसे ट्रांसफर होते हैं, विशेषताएं कैसे अपने माता पिता से बच्चे में आ जाती हैं, कैसे उनके जो बाल हैं अपने माता पिता से या फिर किसी भी फैमिली मेंबर से मिल जाते हैं। ठीक है जी, और कैसे कुछ कैरेक्टर या विशेषताएं ऐसी होती हैं जो उनके किसी से नहीं मिल रही होती हैं। अब समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से बहुत बड़े क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर मिल गया होगा आज। अरे ठीक है जी, अब हम आगे चलो, तो मैं इसे रफ कर दूं। ठीक है जी, तो हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। हेरिडिटी और वेरिएशन समझ में आ गई होगी। हेरिडिटी में मैंने ज्यादा बताया है और वेरिएशन में थोड़ा कम बताया है, तो आपको थोड़ा सा वेरिएशन और भी बता दिया जाता है कि विभिन्नताएं आती क्यों हैं। ठीक है जी, आपको अब थोड़ा सा और उसका बताने का कारण ये भी है, आप लोग सोच रहे होंगे सर जब समानता सारी की सारी आ ही जाती हैं तो ये विभिन्नताएं क्यों रह जाती हैं, ये विभिन्नताएं इधर ही तो लिखी थी ना हमने वेरिएशन। ठीक है, ये विभिन्नताएं क्यों आ जाती हैं, सारी सारी समानता हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा क्यों नहीं होता है, क्यों तुम्हारे आपके घर वाले आपको ऐसे बोलते हैं कि नहीं यार इसका नहीं पता किससे मिला है। ठीक है जी, वो जो थोड़ी सी जिल्लत है वो किसकी वजह से है, विभिन्नताओं की वजह से, और वो विभिन्नताएं जरूरी भी हैं, वो विभिन्नताएं जरूरी भी हैं किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। ठीक है जी, आप अपने पेरेंट्स से क्या होते हो, ज्यादा एडवांस होते हो। क्या होते हो, ज्यादा एडवांस होते हो। ज्यादा एडवांस क्यों होते हो, क्योंकि आपके अंदर क्या है, वेरिएशंस, क्या है, वेरिएशंस, विभिन्नताएं हैं। ठीक है जी, अब मैं आपको बताता हूं ये विभिन्नताएं आती क्यों हैं। ठीक है, इसके देखो मेनली जो रीजन है वो कितने हैं, 3 रीजन है इसके। अगर मेन कॉज की बात करूं मैं, इसके मेन रीजन की बात करूं मैं इसके, ठीक है जी, मुख्य कारण, तो ये कितने हैं, 3 है। थोड़ा सा समझना इसको, बाकी इनको हम देखो डिटेल में पढ़ेंगे इन सभी को, है ना। ठीक है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। पहला है जीन म्यूटेशन, दूसरा जीन फ्लो, और तीसरा है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। PIUN। ठीक है जी, जीन म्यूटेशन, जीन उत्परिवर्तन, जीन फ्लो मतलब बहाव, ठीक है, जीन बहाव, और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। ठीक है, ठीक है जी, तीसरा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। अब मैं बात करता हूं आपको जीन म्यूटेशन की। तो जीन म्यूटेशन होता क्या है, मतलब
जीन म्यूटेशन होता क्या है, ये मैं आपको बात बता रहा हूं। मतलब जीन उत्परिवर्तन क्या होता है, देखो सडन चेंजेस, सडन चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर एंड क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। ठीक है जी। अचानक से होने वाले परिवर्तन क्रोमोसोम की संख्या में या क्रोमोसोम की संरचना में, अचानक से होने वाले परिवर्तन, अचानक से कुछ भी परिवर्तन हो सकता है आपकी बॉडी में, ठीक है जी, कुछ भी हो सकता है, वो क्या होते हैं, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। ये अचानक से चेंजेस आता है, यकायक चेंज आता है, किसी को कुछ पता नहीं होता। देखो म्यूटेशन के बारे में प्लाज्म में, और एक होता है सोमेटिक प्लाज्म, जर्म प्लाज्म यानी कि जर्मिनल सेल्स में होता है, और सोमेटिक प्लाज्म यानी कि कायिक कोशिकाओं में होता है, ठीक है जी, सोमेटिक सेल्स में होता है। अब मैं बात करता हूं, देखो जो म्यूटेशन जर्म प्लाज्म में होता है वो किस में चला जाता है, आने वाली पीढ़ियों में जाएगा, ठीक है जी, जो आप प्रोजेनी आएगी उसमें शो होगा। लेकिन जो म्यूटेशन सोमेटिक सेल्स में हुआ है वो उसी पर्सन में क्या हो जाता है, शो हो जाता है, ठीक है जी। जीन म्यूटेशन जो है बहुत ही खतरनाक चीज है, अचानक से परिवर्तन होना जो है बहुत खतरनाक चीज है। पर पॉजिटिव बात यह है कि जो म्यूटेशन होते हैं वो 99% कैसे होते हैं, रेसेसिव होते हैं, यानी कि अप्रभावी होते हैं, डोमिनेंट नहीं होते। अब डोमिनेंट रेसेसिव क्या है, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, टर्मिनोलॉजी में, ठीक है जी। अब मैं आगे बात करता हूं जीन फ्लो की, जीन प्रवाह या जीन बहाव। जीन फ्लो या जीन प्रवाह क्या है, देखो जब भी आप कभी अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे होते हैं तो कभी जब आपके मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो बिल्कुल नहीं निकलने चाहिए, और फिर आप बाद में क्या बोलते हो, अरे यार फ्लो में निकल गया, तो ये बिल्कुल वो ही फ्लो है, ठीक है जी, ये बिल्कुल वो ही फ्लो है, ठीक है जी। जैसे आप अपने घर में रहते हैं, पेरेंट्स के साथ रहते हैं, और या फिर आपके टीचर्स हैं और आप टीचर्स के लिए ऐसी बात निकाल देते हो और फिर बोलते हो सॉरी सर, ऐसे ही फ्लो में निकल गया, तो ये वही फ्लो है, ठीक है जी, ये वही बहाव है जो फ्लो में निकल जाता है, ठीक है जी। अब मैं बात करता हूं, आप इसको समझो, कैसे, ऐसे समझो आप, देखो ये हुआ, ये मान लो एक कम्युनिटी है और ये दूसरी कम्युनिटी है, ठीक है जी। यहां पे जो स्पीसीज है वो कैसी है, ऐसी है, ए टाइप स्पीसीज है, ठीक है जी। और यहां पे जो स्पीसीज है वो कैसी है, बी टाइप, यहां पे जो स्पीसीज है वो कैसी है, बी टाइप। तो एक इसका मेंबर ए स्पीसीज का इसमें आ जाए, ठीक है जी। अब इसकी क्या हो जाएगी, पोजीशन या फिर स्ट्रक्चर जो है, स्थिति, अब इसकी क्या कैसी स्थिति हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ठीक है जी, एक मेंबर ऐसा गया। तो ये अब स्थिति ऐसी होगी, ए वाली स्पीसीज इधर आ गई बी वाली स्पीसीज में, जबकि मेजॉरिटी में क्या है, बी। तो ये जो है ऐसे जो ट्रांसफर हुआ है, ठीक है जी, ये क्या है, जीन फ्लो, इसको हम क्या बोलेंगे, जीन फ्लो। देखो लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, मैंने ये बता दिया, ये क्या है, जीन फ्लो। और यहाँ पे क्या है, जीन फ्लो हो चुका है, ठीक है जी, क्या हो चुका है, जीन फ्लो हो चुका है। अब देखो तीसरा जो बचता है हमारे पास वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है किसमें, विभिन्नताओं में, ठीक है जी। क्लियरली जो सीन होती है हमें वेरिएशंस किसके कारण होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन के। देखो रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक कैसा होता है, एसेक्सुअल। देखो इससे कोई मतलब नहीं है, आप यहां समझ लो थोड़ा सा बस। देखो मैं थोड़ा आर ही लिखते नहीं है, ठीक है जी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये क्या होता है, अलैंगिक जनन, और ये होता है लैंगिक जनन। इसमें जो प्रोजेनी बनती है, इसमें जो प्रोजेनी बनेगी, क्या बनेगी, प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब संतान। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी संतान होती है वो पेरेंट्स के कैसी होती है, क्लोन होती है। क्या होती है, क्लोन।
क्लोन समझते हो ना, बिल्कुल एकदम स्ट्रक्चर और उसका जो मैटर है वो सबका सब सॉरी सबका सब सेम होता है किसके, पेरेंट्स के। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। और ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये वेरिएबल जीन कॉम्बिनेशंस को क्या देता है, बढ़ावा देता है। कौन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां लिख देता हूं मैं, वेरिएबल जीन कॉम्बिनेशन, वेरिएबल जीन कॉम्बिनेशन को बढ़ावा देता है। देखो इंक्रीज का साइन लगा रहा हूं मैं, ठीक है जी, बढ़ावा देता है कौन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यदि वेरिएबल जीन कॉम्बिनेशन यानी कि जो जीन कॉम्बिनेशन जो है वो बदल रहा है, जीन संगठन बदल रहा है, तो विभिन्नताएं आएंगी या नहीं आएंगी? ऑब्वियसली आएंगी ही आएंगी, तभी तो आप लोग अपने पेरेंट्स से एडवांस हो गए। अरे हाँ कि ना? क्यों एडवांस क्यों होना जरूरी है सर? क्यों विभिन्नताएं आना जरूरी है? विभिन्नताओं में तो इतना पढ़ना पड़ा है, इससे तो नहीं होती, ज्यादा अच्छा रहता। नहीं, एडवांस क्यों होना जरूरी है? जो इन्वायरमेंट रेजिस्टेंस है, इन्वायरमेंट रेजिस्टेंस के प्रति आपको एडवांस होना जरूरी है। और एडवांस से मतलब आप क्या समझ रहे हो? एडवांस क्या है? बिल्कुल जैसे आप ऐसे समझो, कोई भी ऐप होती है वो टाइम से नोटिफिकेशन देती है कि अपडेट मांगती है, कोई भी ऐप, अरे मांगती है नहीं मांगती, तो वो जो अपडेट है उसे तो हम कर लेते हैं, ठीक है। नेचर में क्या है, वो अपडेट कैसे आती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जीन म्यूटेशन या फिर जीन फ्लो के अकॉर्डिंग आती है। और भी सारे रीजन है, ये मेन रीजन है, ठीक है जी। वो जो अपडेट आती है, समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? वो जो अपडेट आती है वो किसके कारण आती है? इनके कारण, ठीक है जी। और वो मेनली जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण आती है, ठीक है जी। और इसके आगे हम पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी। धन्यवाद।